दोस्तों आज हम लोग आर ओ प्रीलिम्स जो 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। फुल टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज है मेरे भाई ध्येय आईएएस की। ये टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज है ये। इसमें आपको जीएस का पूरा जो है क्वेश्चन है वो जीएस से रिलेटेड है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल, ऐसे हर एक टॉपिक यानी मिक्स टाइप के इसमें प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें जो भी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में आर ओ में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड, उसी के आधार पर ऐसे नए प्रश्न बनाए गए हैं जिनकी आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। और एक बात और क्लियर कर दें मेरे भाई, यही सब टेस्ट सीरीज आप लोग मार्केट में जाते हो जब ज्वाइन करने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। यहाँ पर मैं हर एक संस्था जो बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ऐसी बड़ी संस्थाओं का पूरा जो टेस्ट सीरीज है आपको मैं पूरा करवाऊंगा। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर होगा, आप लोग उस पर जो है व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो साथियों, इसमें हमने सिर्फ प्रश्न को बताया नहीं है, प्रश्न को समझाया है बेहतरीन तरीके से, प्रश्न को जो है समेकित विधि से बताने का प्रयास किए हैं इसमें। यानी कि कोई भी प्रश्न है, हम लोग उसको प्रश्न को देखें, प्रश्न का आंसर जानने के बाद हम लोग उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे उसको बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका जो है प्रोडक्टिविटी, आपकी जो है पढ़ने की समझने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 3-4 गुना वैसे बढ़ जाए। तो साथियों चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। हालांकि अभी हमारा मंच बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन हम यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं मजबूत तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। तो साथियों आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। देखिए हमारा पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आर ओ में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न, देखिए हम लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, विचार करके और हमें बताना है कि वह कथन जो है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। यानी ये 3 कथन दिया गया है, तीनों कथनों को पढ़कर बताना है कि नीचे 4 जो गवर्नर दिए गए हैं किस गवर्नर से संबंधित हैं। तो पहला कह रहा है मेरे भाई, भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस ही है। भारत में पुलिस सेवा का जनक ये भी कार्नवालिस है। भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन ये भी कार्नवालिस है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्नवालिस। कार्नवालिस के बारे में एक महत्वपूर्ण और चीज़ पूछी जाती है कि इसकी समाधि कहाँ बनाई गई है। मेरे भाई इसकी समाधि यूपी के जो गाजीपुर जिला है, गाजीपुर जिले में इसकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर इसकी जो है समाधि बना दी गई है। तो ये है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखें क्या है दूसरा प्रश्न हमारा। साथियों दूसरे प्रश्न में कह रहा है वे कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में यानी अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। यानी यहाँ कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत से बाहर काम कर रहे थे, उनका नाम बताना है। तो पहले हम लोग देख ले मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा साथियों जो है ये ऐसी महिला थी जो 1907 में विदेशों में पहली बार भारत का झंडा फहराई थी, ये भी थी। और एम बरकतुल्ला भी थे, वीवीएस अय्यर भी थे, एमएन रॉय थे, एमएन रॉय भी थे। एमएन रॉय को आप सब जानते होंगे साथियों, ये जो है भारत का पहला वैश्विक नेता कहा जाता है एमएन रॉय को। तो इसका मतलब सभी हैं, सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय कार्य कर रहे थे। तो चलिए हम साथियों पूरा डिटेल से सोचते हैं बताएं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन थोड़ा सा समय देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़, एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। अगर हम एक प्रश्न में एक ही चीज़ की चर्चा करें तो उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं बढ़ पाएगी। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पे, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। हम सबको पता है साथियों, वो जो लाहौर षड्यंत्र केस था उसमें जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, एक जो ब्रिटिश अधिकारी था सैंडर्स, तो इसी सैंडर्स की हत्या और असेंबली में जो बम फोड़ा गया था इसके लिए जो अभियुक्त थे उन पर जो है लाहौर जो केस चलाया गया उसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। तो इसी केस के तहत जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई इन सभी को। और अंत में जो है मेरे भाई 23 अप्रैल जो है
1931 को जो है इन सबको जो है फांसी हो गई। तो ये है इन्हीं से संबंधित। आगे चले हम लोग देखें चौथे में। चौथा में क्या कर रहा है मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया था। हमें पता है साथियों, थोड़ा सा समय दें। 1915 में साहित्य के विकास के लिए अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना एक नाइटहुड की उपाधि दिया था। लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी है। तो यही पूछ रहा है किस पदवी का परित्याग किया था, तो नाइटहुड की, ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखें पांचवा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। ये नहीं पर आप लोग ध्यान दिया करिए, नहीं तो आपको जो है आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो कह रहा है 4 वेद हैं, इन चारों वेदों में पूछ रहा है किसका जो है रचना जो है उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था। तो मेरे भाई ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इन चारों वेदों को आप लोग जान लीजिए, इन चारों वेदों को ना सम्मिलित रूप से जो है संहिता कहा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, संहिता। और पूछ रहा है ये ऋग्वेद जो है ना, इसकी उत्तर वैदिक काल में रचना नहीं हुई थी, इसकी इसी के नाम से ही रिलेटेड है, ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। और बाकी जो 3 है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। चले हम लोग छठवें पर। तो साथ ही थोड़ा सा समय देंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। यह एक इस तरीके से पढ़ने को विधि को समेकित विधि कहा जाता है। तो ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी जो है 3-4 गुना बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। हमें पता है मेरे भाई, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं साथियों, आप सबको पता होगा। त्रिपिटक में कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें जो सुत्त पिटक है, इससे जो है बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया, यानी इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है कि दुनिया का ज्ञान, विश्व का ज्ञान। तो पूछ रहा है किस एक बौद्ध धर्म को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को, जो त्रिपिटक का हिस्सा है। आगे देखें हम लोग सातवें में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों में से कौन सा सुमेलित हैं। तो मेरे भाई ये अर्थशास्त्र यानी मौर्य काल में जो विभाग होते थे मेरे भाई, प्रशासन का विभाग, उनको तीर्थ बोला जाता था। तो ये कुछ तीर्थ का नाम दिए गए हैं, किससे संबंधित है ये देखिए। अकाराध्यक्ष जो होता है वो खानों का अध्यक्ष होता था, बिल्कुल सही। सूना अध्यक्ष, बूचड़ खानों का अध्यक्ष, बिल्कुल सही। सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। मेरे भाई सभी के सभी कथन सही हैं। अगर हम लोग इसके ऑप्शन को अगर देखते हैं, तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सभी के सभी कथन हमारा सही है। ये भी। आगे देखें हम लोग 8वें में, महत्वपूर्ण प्रश्न देखें क्या करा है इसमें। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम में घटित हुई थी। मेरे भाई इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सबसे अंतिम में कौन हो सकता है। सती प्रथा का जो प्रतिबंध हुआ था वो जो है 1829 में हुआ था। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। वो डिस्पैच जो है 1854 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, इसकी तो बातें नहीं करनी है, ये 1878 में आया था। तो इस हिसाब से सबसे अंतिम में कौन, यही 1919 वाला रॉलेट एक्ट अधिनियम। बिल्कुल आसान। आगे देखें हम लोग क्या कह रहा है, सॉरी ये 9वां था, हाँ 9वें में देखें हम लोग क्या है। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। तो मेरे भाई जो सुप्रसिद्ध भक्त कवि जो थे, ये गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कह रहा है कि ये किसके समकालीन थे। तो ये अकबर के समकालीन थे, और थोड़े समय अकबर के बेटवा जो जहांगीर था इसके भी समकालीन थे, लेकिन बाबर के समकालीन नहीं थे। तो किसके समकालीन नहीं थे? बाबर के समकालीन नहीं थे। हमारा उत्तर ये हो जाएगा। तो चले हम अगले प्रश्न पे देखें क्या है। यहाँ देखिए कह रहा है वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन के लिए वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। हम सबको पता है मेरे भाई, हिंदू कानून एवं उसके दर्शन के लिए 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ वाराणसी में। उसकी
स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा? तो जोनानाथ डंकन, ऑप्शन सी। और ये जो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के जो है, इन्होंने इनके प्रयासों से जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो ये है, लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है संस्कृत कॉलेज, तो इसकी स्थापना जोनानाथ डंकन ने। 11वें पर चलते हम लोग। साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस पर अपने खुद से मंथन करिएगा कि हम लोग जो है कितने अभी पानी में हैं। कह रहा है कन्नौज की राजधानी कौन थी, क्या थी? तो कन्नौज की राजधानी मेरे भाई जो है मौखरी शासकों की थी, मौखरी शासकों की, ऑप्शन नंबर डी। 12वां पर हम लोग देखें अगर, इसमें क्या है, देखिए ये मैचिंग वाला सवाल है। मैचिंग बेहतरीन होते हैं मेरे भाई, ये आपको गलत नहीं होने देता है कभी, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है। देखिए कैसे गलत नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया है, इधर रचनाएं हैं और रचनाओं के रचनाकार का नाम इधर दिया है, हमें सही को मिलाना है। तो हमें जो पहले आता है हम लोग उसी को मिला लें। तो ये कर्पूर मंजरी की रचना किसने की थी? राजशेखर। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबई। अब मान लीजिए हम 2 ठो मिला लिए, तो बी हमारा 1 पर आना चाहिए, डी हमारा 2 पर आना चाहिए। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो हमारा केवल ये ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, यही वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम और कुछ मिलाना चाहें तो सी को 4 से मिला दें, सी को 4 से मिला दें। अब बच्चा जो 1 है हमारा, ये कुमारपाल चरित, ये जयचंद सूरी पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा हो गया 1। आगे देखें हम लोग 13 वाला। 13 में देखें क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई, आप लोग एक भी सवाल मिस न करिएगा। देखें क्या है, कैलाश मंदिर एलोरा, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें बताना है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही है, तो सही है, द्रविड़ शैली में बना है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। आगे देखें हम लोग, आगे देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा गलत सुमेलित है, उसी गलत को हमें बताना है। 3 सही हैं। तो देखिए एक तरफ मध्यकालीन संत दिया है और उनका कार्यक्षेत्र दिया है, कहाँ वो अपना काम कर रहे थे। तो एक तरफ दिया है यहाँ शंकर नायर जो थे असम से संबंधित थे। मलूक दास, यहाँ जो मलूक दास दिया है मेरे भाई, ये गलत दिया है, राजस्थान नहीं, ये यूपी में थे, यूपी से रिलेटेड थे। तो यही गलत था हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। और ये नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे, हमारा ये 14 हो गया, हम 15वें चलते हैं। साथियों आप लोग कुछ वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं, आप लोग अंत तक देखेंगे तो इसका आपको अवश्य एग्जाम में लाभ मिलेगा। तो हमारा कौन सा था यहाँ 14वां, हमें 15 पे देखना है। तो देखें हम लोग 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो गया था? तो मतलब कह रहा है मेरे भाई, सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसके राज्यारोहण होते ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो गया था? साम्राज्यवादी मतलब उसको, मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ तो ये साम्राज्यवादी जो है युग का आरंभ हो गया इसी के काल में। आगे देखें तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें मुगल काल में मदद ए माश, मुगल काल में मदद ए माश के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से था। यस, ये सही है। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और यह आनुवांशिक रूप से जो है रहती थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सत्य है, मदद ए माश के संबंध में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर 17 पे, क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? मतलब ऐसी कौन सी संस्था बनी थी जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को पढ़ाना था, भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना था? तो आप लोग इसमें से देखकर पता लगा लेंगे, इसमें आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 17 वाले में ए हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो है, ये हो गया। आगे देखें हम लोग, देखें हम लोग क्या है इसमें,
मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है, एक गलत जो है उसी गलत वाले को बताना। इधर समाचार पत्र, इधर भाषा। तो देखिए भारत मित्र जो है हिंदी में छपती थी, प्रजा मित्र गुजराती में ये छपती थी ये पत्र समाचार पत्र, राष्ट्र मत जो थे ये मराठी में। हमें ये कन्फर्म है नायक, नायक ये मेरे भाई ये बंगाली भाषा में छपती थी, अंग्रेजी में नहीं। तो नायक बंगाली में। आगे हम लोग देखें 19 वाले में क्या कह रहा है। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम, कौन सा अधिनियम, जूरी अधिनियम, जो धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही थी, इसका घोर विरोध किया। यह अधिनियम पारित हुआ, यह कब पारित हुआ अधिनियम, इसके बारे में पूछ रहा है। मेरे भाई यह अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1826 में। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये जूरी अधिनियम क्या है। मेरे भाई ये जूरी अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसमें कह रहा था कि कोई भी भारतीय हिंदू या मुसलमान जज ईसाई की सुनवाई नहीं करेगा, ईसाई की सुनवाई सिर्फ ईसाई जज ही करेगा। तो इसी के लिए अधिनियम आया था, इसी का विरोध राजा राम मोहन राय ने बहुत घोर तरीके से विरोध किया था। आगे देखें हम लोग 20वां में देखें, ये जो है एक तरह से ये ऑर्डरिंग वाला सवाल है। ऐसे सवाल आरओ में बहुत पूछे जाते हैं। क्या है ऑर्डरिंग में करना है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें जो है व्यवस्थित करना है इसकी सहायता से। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए किसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ हमें पता हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए वेद समाज की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, ये 1864 में हुआ था। 1864 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना जो हुई थी मेरे भाई 1863 में। 1863 में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। 1784 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी ये 1867 में। 1867 में तत्वबोधनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, 1839 में। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ देखें मेरे भाई कि सबसे उत्तर को पकड़ने का जो तरीका होता है, यहाँ पर जो पहले से बाद में करा, यानी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई रही होगी, 1884 का। तो 1884 किसमें 3 है, तो पहले नंबर पे 3 होना चाहिए। तो यानी इसी दोनों में से हमारा उत्तर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 3, उसके बाद देखें उसके बाद किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद ये 1867 वाले में 1800 ये जो है सबसे पहले तो इसकी हुई थी ये 3 वाले की। फिर उसके बाद जो यहाँ हुई थी वो वेद समाज की हुई थी 1864, सॉरी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो डेट आप लोग मिला लिए, मैंने आपके सामने ये डेट रख दिया, तो डेट के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 21वें पर। तो ये डेट से रिलेटेड जो स्टेट कमीशंस में बहुत सारे सवाल आते हैं, डेट आप लोग याद रखिएगा। क्या है 21वें में, एक सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, उसी को बताना है। विदेशी यात्री शासक, कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के शासनकाल में आया था, इसे हमें मैच कराना है। ये देखिए कैसे हम लोग मैच कराएंगे। यहाँ पर देखिए अल मसूदी जो था मेरे भाई, ये जो है महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। अल मसूदी के बारे में आप लोग जानते हो, ये बगदाद का था। कहाँ का, बगदाद का। और ये रॉल्फ फिज, ये अकबर के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिज जो था साथियों, यह अकबर के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस, ये जो डोमिंगो पायस है, यह अच्युत देवराय के शासनकाल में नहीं आया था, ये इसमें गलत दिया है। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली। यह जो है अच्युत देवराय दिया है, ये गलत दिया है। अच्युत देवराय के नहीं शासनकाल में आया था, यह कृष्ण देवराय के प्रथम काल शासनकाल में आया था, कृष्ण देवराय के। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा, यही सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, डोमिंगो पायस। अच्युत देवराय नहीं बल्कि कृष्ण देवराय। आगे देखते हैं हम लोग 22 में। इस 22वां में क्या है हमारा, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाप हिमनद, कौन सा हिमनद, मिलाम हिमनद किस नदी का उद्गम होता है। तो मेरे भाई उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित जो मिलाम हिमनद है, मिलाम हिमनद से शारदा नदी, जिसे काली गंगा कहा जाता है, इसी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग 23 में।
23 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करना है। तो इनमें से कौन सा सत्य है उसी को हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया है दंडकारण्य पठार के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये दंडकारण्य पठार भारत के जो है मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यस, सही कह रहा है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यस, सही कह रहा है, एकदम सही। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है। यस, इसका मतलब सभी के सभी कथन हमारे सत्य हैं। आगे देखें हम लोग 24 का, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो भारत के पश्चिमी तट से संबंधित कुछ नगर दिया है और कह रहा है कि ये दिशा के हिसाब से कौन सबसे जो है दक्षिण में स्थित होगा, इसे हमें बताना है। तो देखिए मेरे भाई, ये आपका यहाँ पर ये जो जंजीरा और सिंधु दुर्ग, ये जो जंजीरा और सिंधु दुर्ग ये तो महाराष्ट्र में पड़ जाएंगे, महाराष्ट्र में। और ये जो कन्नूर है, ये कन्नूर के यहाँ पर है, ये केरल में है, ये केरल में है। और ये जो नागरकोइल मेरे भाई, ये आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो सबसे यहाँ पर पूछ रहा है ना कि सबसे दक्षिण में कौन है, तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, तो ये सबसे दक्षिण में यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये मैपिंग में आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग अब 25वें प्रश्न पे देखते हैं क्या कर रहा है 25वें में। देखिए बेहतरीन सवाल कह रहा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करते हैं तो स्क्रीन पर अच्छा सेट होगा। कह रहा है कि पूना की संधि 1817 में हुई थी। बिल्कुल सही। या पूना की संधि जो 1817 में हुई थी, ये आंग्ल मराठा के जो तीसरा युद्ध हुआ था इसमें हुई थी। इसी युद्ध में पेशवाई समाप्त कर दिया गया था। तो मैं इससे पहले थोड़ा बता दिया। अब कह रहा है कि पूना की संधि 1817 में निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मैं पहले बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें 26वां में। मेरे भाई थोड़ा सा समय देंगे तो चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। हवाई की तरह हम बता दें, आप लोग सुन लें, उत्तर बता दें, इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम एक प्रश्न पे थोड़ा सा समय देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 4 गुना तक बढ़ सकती है। आगे देखें हम लोग 26 में। 26 में कह रहा है मेरे भाई, इसमें कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण का सवाल है। कथन कह रहा है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। यस, सही कह रहा है। कारण इसमें क्या है, क्यों? सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो क्या ये सही है? सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं, बनाती तो हैं। तो यस, ये इसका दोनों कथन सत्य भी हैं और कथन ए का कथन आर स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। आगे चले हम लोग देखें 27 में। 27 में क्या कह रहा है कि एक तरफ जनजाति दिया है और दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया है, कहाँ पाई जाती है, और जो सही सुमेलित है उसी को बताना है। 3 गलत है, 1 सही है। तो एक चीज़ हमें पता है, ये तमरिया जो है ये झारखंड में है। जब एक चीज़ हमें क्लियर हो गया, 100% क्लियर है, तो एक सा मतलब वही सही होगा और तीनों गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमरिया। आगे देखें हम लोग 28 में। देखिए ये जो गांव का लड़का होगा ना, वो ये प्रश्न को आसानी से कर लेगा, जो गांव में खेती बाड़ी को देखा हो। 28 वाले में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से रबी समूह की फसलें हैं। तो रबी फसल हमें पता है मेरे भाई, ये जो है नवंबर दिसंबर के समय बोई जाती है और मार्च अप्रैल के समय ये काट ली जाती है। तो इस हिसाब से कौन होगा? जौ, चना, मटर, सरसों, इनको बुआई का समय यही होता है, नवंबर दिसंबर के समय, और मार्च अप्रैल के समय ये काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग 29 में। 29 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म झरना नहीं बल्कि एक कृत्रिम झील है। तो मेरे भाई एक कृत्रिम झील है ये, कोडाई कोनाल, ऑप्शन नंबर बी। ये कोडाई कोनाल जो है यह एक जो है कृत्रिम मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील का मतलब इसे मानव ने ही बनाया है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोडाई कोनाल झील तमिलनाडु में। आगे देखें हम लोग, देखें क्या है,
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा, जादूगुड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो हमें पता है जादूगुड़ा मेरे भाई यूरेनियम की खान के लिए उपलब्ध है। किसके लिए? पहले तो आपसे ये पूछ लेगा जादूगुड़ा कहाँ है, तो ये है झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है जादूगुड़ा। क्यों है? यूरेनियम की उत्खनन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें हम लोग 31, सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्ष का होता है? तो मेरे भाई 11 वर्ष का। इनकी बनने बिगड़ने की स्थिति जो हो 11 वर्ष की होती है। 32 देखते हैं क्या करा है इसमें, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो मेरे भाई ये जो हम्बोल्ट धारा है इसे जो है पेरू धारा भी कहते हैं। कौन धारा? पेरू धारा, क्योंकि ये जो दक्षिण अमेरिका का जो पेरू देश है, पेरू के तट पर बहती है, इसीलिए हम्बोल्ट को पेरू धारा भी कहते हैं। तो ये जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। और ये जो हैं कनारी, फाकलैंड, लेब्राडोर, ये सब अटलांटिक महासागर संबंधित हैं। तो चले हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 वाला क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा हमें पता है मेरे भाई दक्षिण अमेरिका से होते हुए, अफ्रीका होते हुए और ऑस्ट्रेलिया को दो भाग करते हुए जाती है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका का बोलीविया है ये यहाँ से नहीं जाती है, बाकी चिली में और इधर नामीबिया, मेडागास्कर, इन सबसे होते हुए जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। आगे देखें हम लोग 34 में, कितना बेहतरीन प्रश्न है ये हमारा प्रश्न नंबर 34। क्या कर रहा है इसमें? कर रहा है कि भूकंप का सर्वप्रथम वहाँ जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। मेरे भाई गलत। ये कहा, दूसरा कर रहा है क्या, भूकंप तरंगें जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड की जाती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं। ये भी गलत। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप निकला और भूकंप निकल कर और यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जहाँ से भूकंप निकलते हैं उसे भूकंप मूल कहा जाता है, और जहाँ पर भूकंपी तरंगे जो है रिकॉर्ड की जाती हैं वहाँ पर उसे जो है भूकंप का जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। ये उल्टा दे दिया है आपको, इसलिए यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं। चलिए हम लोग अगले पे देखें। ये क्या है हमारा 34 था, 35 हमें देखना है। ये देखें क्या है 35 वाले में, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा होती है। मेरे भाई जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विस्फोट, उसमें जो सबसे ज़्यादा गैस निकलती है ना वो जलवाष्प निकलती है। ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखें 36 में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, विचार करके हमें सही सुमेलित वाले पर टिक करना है, सही सुमेलित को बताना है कौन सा सही है। देखिए एटलस पर्वत, एटलस पर्वत मेरे भाई कहाँ है? उत्तर दक्षिण अमेरिका में। ओकावांगो द्रोणी ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ओकावांगो बेसिन। एबिसिनिया पठार कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। इस हिसाब से तीनों कथन हमारे सत्य हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही है। आगे देखें हम लोग 37 में क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है अलगुहास बेसिन। अलगुहास बेसिन कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो अलगुहास हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 38 में देखें क्या है 38 वाले में, निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर की सीमा नहीं बनाता है? तो भूमध्य सागर की सीमा मेरे भाई स्पेन भी बनाता है, तुर्की, सीरिया, ये जो जॉर्डन है मेरे भाई ये जो है सऊदी अरब और ये सीरिया वगैरह से सीमा बनाता है, लेकिन ये भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखें, तो ये प्रश्न आप लोग नहीं जरूर देखा करिए, जब नहीं फ्यूज रहेंगे तो गलते लगा देंगे, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 39 करा है कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा जाता है। तो यह किसने कहा था मेरे भाई? कोबर ने। ये ऑप्शन नंबर डी 39। तो ये कोबर ने कहा था, उनके अनुसार ये कंसेप्ट है। ये 40 वाला देखें, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन ये इसमें जैव आवर्धन से संबंधित है। जैव आवर्धन सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित करने की संभावना होती है? हमें पता है मेरे भाई ये जो जैव आवर्धन होती है, जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में इसे ये तरह का एक पोल्यूशन है, और पोल्यूशन ये जैव आवर्धन ऐसा होता है कि एक जानवर खाएगा उसमें पोल्यूशन, अगला उस जानवर को खा लेगा तो और ज़्यादा, उस जानवर को अगला, यानी ये जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है यह जो है पोल्यूशन बढ़ता जाता है।
तो ये जैसे मानव इसमें दिया है, तो मानव सर्वाहारी है, तो ये मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आगे देखें हम लोग, जैसे मछली खाई, मछली को कीट खाया, कीट को मछली खाई, मछली में ज़्यादा, फिर मछली को मानव खा लिया, तो मानव में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आएगा। तो जिस अब मानव को कोई अगर खा लेगा तो उसमें और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से यह सीरीज होती है जीवावर्धन की। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो पोलिनेशिया का एक प्रमुख द्वीप जो नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी है, लेकिन जो है यहाँ पर क्योंकि इसमें कई सारे हैं, ए भी है, लेकिन जो इसका आंसर में दिया है, इसके जो प्रश्न आया था, तो इसमें ये गिलबर्ट ये गिलबर्ट दिया है, लेकिन इसके साथ यहाँ ए भी आने लगता है, तो इस हिसाब से प्रश्न गलत माना जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान न दीजिएगा। 42 देखें हम लोग, क्या है, बढ़िया सवाल है। इसमें एक कथन कारण वाला है। कथन दिया है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। यस, यहीं पर होता है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, और ये 40 से 65 डिग्री यहाँ दक्षिण कर रहा है, यहीं पर पछुआ पवनों का जो है सर्वोत्तम विकास होता है यहाँ पर। तो दूसरा कारण क्या करा है, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातली अवरोधकों का अभाव होता है। यस, इसीलिए, तो इसी के कारण जो मतलब अब कथन एक का कारण स्पष्ट भी कर रहा है, तो दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखिए हम लोग 43 पे। 43 में क्या कर रहा है मेरे भाई, एक तरफ स्थानीय पवन यानी लोकल विंड का नाम दिया गया स्थानीय पवन, और उसका प्रभाव क्षेत्र दिया है, तो उसे हमें मिलाना है। तो कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित किया गया है उसे ही हमें बताना है। तो मेरे भाई हमारा जो है यहाँ ये हमें उतना सबको नहीं मालूम है, लेकिन इसके बारे में जो देखिए जो कठिन सवाल होता है उसमें एक सरल चाबी छुपी होती है। तो इसमें ब्लैक रोलर ये फेमस है। ब्लैक रोलर जो है ये दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि जो है उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर, ये उत्तर अमेरिका में ये है। तो यही गलत दिया था, तो इसका मतलब जब ये गलत है तो ये सब सही ही होंगे। बहुत फेमस है ब्लैक रोलर। आगे देखें 44 में। अब देखिए बेहतरीन सवाल आपके पॉलिटी के आने वाले हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम नहीं रहे? मेरे भाई मोरारजी देसाई भी रहे 67-68 के समय में, चौधरी चरण सिंह भी रहे, और चौधरी देवीलाल भी रहे। ये चंद्रशेखर जो है ये कभी ये उप प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये पीएम थे। तो आप लोग कमेंट में ज़रा मुझे बताइए जो है ये चंद्रशेखर जो है कब प्रधानमंत्री बने थे। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 1 साल सवा साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे आप लोग ज़रा कमेंट में बताइए हमें। आगे चले हम लोग 45वां देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं किया गया? मेरे भाई आप लोग प्रस्तावना को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ये शब्द आया संपूर्ण समाजवादी लोकतांत्रिक, लेकिन कल्याणकारी शब्द का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा, तो ये हम देखें 45वां का हमारा सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 46 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति कोई एक बार बन गया तो दोबारा भी खड़ा हो सकता है, दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है? यह किस अनुच्छेद में बताया गया मेरे भाई? अनुच्छेद 57 में, ऑप्शन नंबर सी। 47 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है 47 वाले में, एक कथन दिया है और दूसरा कारण दिया है। कथन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जो होता है मेरे भाई वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का हिस्सा होता है। कारण राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए नहीं मेरे भाई, ये तो सही है, कारण सही है, लेकिन ये स्पष्ट इसको नहीं कर रहा है कि क्यों सदस्य नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो 47 का हमारा ये सही हो जाएगा बी। 48 देखते हैं। सभी के सभी पॉलिटी के प्रश्न आए हैं। क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध बात कर रहा है, तो मेरे भाई वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यस, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यस, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी वो सांसद नहीं होता।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। मेरे भाई यही गलत है। क्यों? ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, वह 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। तो मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यस, जैसे पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो गए तो उपराष्ट्रपति चाहे अपना इधर चाहे उधर वोट दे सकता है। तो हमारा सी यहाँ पर गलत था। 49 हम लोग देख लें। देखिए 49 मैचिंग से संबंधित है। मैचिंग का सवाल आप सबके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि यह आपको आसानी से नंबर देके चला जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर संविधान संशोधन संबंधी अधिनियम दिया गया है और उस प्रावधान के बारे में दिया है, तो उसे हमें बताना है। देखिए जो 52वां संविधान संशोधन था, ये कब लाया गया था कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल जो हो रहा था धुआंधार तरीके से, उसको रोकने के लिए। तो ये हो गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकों की वोट देने की उम्र 21 से 18 किया गया और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया, पंचायती राज। तो इस हिसाब से हमारा जो है सेम पूरा सही, यानी 1 1 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से चलिए हम लोग अब हमारा हो गया 49, 50 प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। क्या कर रहा है? किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु यह आशय की सूचना उन्हें। तो मेरे भाई इसको कहना पड़ रहा है, इसके कहने का मतलब है जो आपको इतना घुमाया है, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, उसे आप हटाना चाहते हैं साधारण बहुमत के माध्यम से, तो उसे 14 दिन पहले सूचना देना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे 51 में देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन मेरे भाई जो किया गया था वो 1955 में किया गया था। मेरे भाई देखिए आपको एक चीज़ यहाँ बता दें, 344 अनुच्छेद 344 में जो है राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान था। और 1955 में एक खेर नाम थे, बीजी खेर, इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और जो है ये फिर हुआ ऐसा। तो चलिए हम लोग, ये हमारा उत्तर जो हो गया 51 का ये हुआ। आगे देखें 52 वाले में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? हमें पता है मेरे भाई, ये जो पहले इस समय जो राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसमें राज्यों के सभी निर्वाचित विधायक और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी निर्वाचित विधायक और जो है सभी राज्यसभा के सांसद निर्वाचित और सभी लोकसभा के सांसद निर्वाचित, यह 4 टाइप के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन पहले 1992 के पहले ये यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जो चुने हुए विधायक को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यही पूछ रहा, निर्वाचित सदस्य को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1992 में शामिल किया गया। तो 52वां का हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग 53 देखते हैं क्या है। 53 में मेरे भाई क्या कर रहा है कि अनुच्छेदों पर विचार करना है। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 249 अनुच्छेद 249 कहता है मेरे भाई कि राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं, अगर जो है उसे राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं उसे अगर राज्य जो कई राज्य अगर 2/3 राज्य अगर मिलकर यह उसे कर दें तो वह जो है संसद उस पर कानून बना सकती है। एक तो ये हो गया 249 वाला, और ये जो 312 वाला है, अगर राज्यसभा को इसमें अधिकार है कि वह जो है एक नई जो है अखिल भारतीय सेवा का जो है वह सृजन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडियन सर्विस। तो ये 2 हैं, यानी इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अनुच्छेद 2 यानी राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है, और अनुच्छेद 312 नई सिविल सेवा गठित कर सकती है। आगे देखें हम लोग 54 क्या है। 54 में कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य मेरे भाई, मूल कर्तव्य डीपीएसपी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। मूल कर्तव्य जो है मेरे भाई ये मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। और बाकी ये सब जो है यहाँ पर झील, नदी, अन्य जीवों की रक्षा करना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ये सब जो है मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 55 पे। 55 क्या कह रहा है साथियों?
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय की वह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? तो मेरे साथियों, यह अनुच्छेद 13 अगर आप लोग पढ़े होंगे जो मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 13 मेरे भाई ये अधिकार देता है न्यायालयों को, अगर सरकार कोई कानून बनाए, वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो अनुच्छेद 13 के ही द्वारा उस उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द किया जा सकता है। तो आगे देखें हम लोग 56 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो मेरे भाई कह रहा है किस अनुच्छेद पे अगर आपको परिवर्तन करना हो तो वह साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 106, 55, अनुच्छेद 368 तो हो ही नहीं सकता, यह तो हमेशा विशेष बहुमत से होता है, ये तो अपने आप गलत हो गया। अब हमारा कौन सा बचा अनुच्छेद जो है मेरे भाई, यहाँ पर जो होगा अनुच्छेद 106 कहता है कि जो संसद सदस्यों को वेतन एवं भत्ता से संबंधित है, तो इसमें आपको संशोधन करना होगा, तो ये साधारण बहुमत से हो जाएगा, बाकी ये कोई नहीं होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो गया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रणाली है ये तो 55 में है, और 162 में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है ये इसमें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे 57 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित दिया है मेरे भाई, इसको हमें बताना है। देखिए धर आयोग, जब राज्यों की भाषा के आधार पर मांग उठ रही थी तो उस समय सबसे पहले धर आयोग बनाया गया 1948 में, तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया, तो फिर विरोध बढ़ा, तो 1948 में ही, यहाँ पर यही गलत है जेबीपी वाला, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया के नाम से समिति बनी थी जेबीपी समिति, यह जो है 1948 में ही बनी थी, यहाँ पर 49 दे दिया इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का, ये ऑप्शन बी। और फजल अली आयोग दिसंबर 53 में बनी थी, इसी के बनने के बाद जो है आंध्र प्रदेश जो है अस्तित्व में आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, तो बी गलत था, बी हमने बता दिया। 58 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा संसद में अगर आप लोग डिबेट वगैरह देखते होंगे तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। 58 में सरकार के, इसका मतलब यह होता है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, वहाँ स्थगन प्रस्ताव होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे देखें। यहाँ पर देखिए आपको एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, जिसे CACP कहा जाता है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग संबंध में कौन सा कथन सही है, इसे हमें बताना है। तो पहले आपको यहाँ पर दिया है इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। मेरे भाई ये गलत है, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर नहीं, खाद्य मूल्य नीति समिति के आधार पर 1964 में हुआ था, खाद्य मूल्य नीति पर। यह जो फेरवानी, ये जो कृषि लागत मूल्य आयोग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करती है किसानों की खरीद मूल्य, आवंटन मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार को सलाह भी देती है। केंद्र सरकार इसकी संतुष्टियों को मानने के लिए बाध्य है। तो मेरे भाई ये भी गलत है, मानने के लिए बाध्य नहीं। तो हमारा कथन ऑप्शन नंबर सी केवल 2 सही है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी जो कृषि मूल्य लागत आयोग है, इसका काम क्या होता है, किसानों को MSP देना, कितना देना है, खरीदना कितने का, ये सब काम। आगे देखें 60 में क्या कह रहा है, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सन 2004-05 में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है आपको एक GK GS से रिलेटेड। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करें। क्या है यहाँ पर, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो देखिए लोकायुक्त अधिनियम ये पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य तो उड़ीसा है, लेकिन जब पूछे लोकायुक्त का पद सबसे पहले किसने सृजन किया था, तो वो महाराष्ट्र ने सृजन किया था। लेकिन यहाँ पर अधिनियम पारित करने की बात का है तो अधिनियम पारित उड़ीसा ने किया। तो देखिए हम लोग 62 में क्या करा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 62 में एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ उसका गठन वर्ष दिया है, हमें बताना है, तो इसी को हमें बताना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। गुजरात की भी स्थापना 1960 में हुई थी, बम्बई से अलग होकर। और गोवा का इसमें दे दिया है 1900 जो है 85 दे दिया है मेरे भाई यहाँ। तो 85 नहीं, 30 मई
30 मई 1987 को हुआ था गोवा का भी, अरुणाचल और गोवा का उसी वर्ष में हुआ था। तो यही गलत है हमारा, 3 गलत हो गया। तो ऑप्शन में 3 जहाँ होगा सब गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से 62 का हमारा उत्तर कौन बना, यहाँ पर ए बना, सॉरी मिजोरम का 1987 में हुआ था। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गोवा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये ऑप्शन ए, यानी 3 केवल गलत था हमारा। 63 वाले में देखें हम लोग, 63 वाले में क्या है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, निवेशित पूंजी, विद्युत की खपत, टर्नओवर द्वारा या उपरोक्त सभी। किसमें मेरे भाई, उपरोक्त सभी के द्वारा उसकी आकार, स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। चलिए देखें हम लोग अगले प्रश्न पे, 64 में क्या कर रहा है, देखिए क्या है। एक तरफ आपको यहाँ कथन दिया है, कथन करा है मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। बिल्कुल सही, मौद्रिक नीति जो है वो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई बनाती है और राजकोषीय नीति जो है वो सरकार बनाती है। तो मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार यानी वाणिज्य बैंकों के माध्यम से संचालित होती हैं, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से मेरे भाई हमारा 64 वाले का प्रश्न ए हो जाएगा, ए दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 65 वाला हम लोग देखें 65 में क्या कर रहा है, देखिए 65 में कर रहा है कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के, इसमें का ऑप्शन दिया है मुद्रास्फीति का मतलब बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिर से है या क्रम स्थिर दोनों से है या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो उत्तर होगा इसका क्रम एवं स्थिर दोनों से है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मतलब जो उसकी जो है क्रम से, मतलब उसकी जो है रेट बढ़ने के संबंध में होता है। इसे आप लोग, हमारा एक वीडियो है इसमें मुद्रास्फीति से, अगर आप लोग जाएंगे खोज कर देखिएगा तो वहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्या है 66 वाले में, कह रहा है कि एक तरफ विषय दिया है और दूसरी तरफ संबंध अनुच्छेद दिया है। इसी को हमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को हमें बताना है ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है, ये तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 से संबंधित है, ये भी सही है। और प्रशासनिक अधिकरण मेरे भाई जो है, प्रशासनिक अधिकरण जो है ये अनुच्छेद 323 क से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो ये है परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81 के तहत नहीं होता है मेरे भाई, यह अनुच्छेद 82 के तहत होता है परिसीमन आयोग का गठन। तो यही गलत था, ऑप्शन सी। आगे देखा जाए 67 में क्या है, देखिए मेरे भाई 67 करा है कि वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पुनर्निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। मेरे भाई जब पुनर्निर्मित वस्तुओं की तुलना में कच्चे माल पर जो शुल्क है वो बढ़ा दिया जाता है तो इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इससे जो होता है अपना उद्योग बहुत प्रभावित होता है। तो आगे देखें 68 में, 68 में क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना और सत्य कथन को बताना है। कथन एक कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है, सच उसी का भी ये है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, मेरे भाई गलत है। इसका जो मुख्यालय है इसके बारे में जो कह रहा है 68वां का, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा में नहीं है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। तो इस हिसाब से हमारा 68वां का केवल हो जाएगा एक सही है हमारा। ये देखें 69, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। तो किसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए हमें यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना तो 1955 में हुई थी। आप लोग जान लीजिए, मैं सीधा सीधा उत्तर भी बता सकता हूँ लेकिन आपको जानने के लिए मैं चीज़ों को डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अग्रणी बैंक जो है मेरे भाई 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना जो है 1975 में। तो अंतिम स्थान पर किसका रहा होगा, तो 1982 नाबार्ड का, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे देखते हैं 70 में कौन है, तो हमारा 70 में बढ़िया प्रश्न है, देखें कथन कारण वाला है। कथन कारण वाले में क्या करा, एक तरफ जो कथन दिया है
केंद्र ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल सही, सरकार राजकोषीय नीति बनाती है और जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है मौद्रिक नीति बनाती है, तो सरकार अपने को ही अच्छा मानेगी ना, तो ये तो सही है। कारण मंदी की स्थिति में उपचार करने वाले मौद्रिक नीति विफल रहती है तो सरकार राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। यस, तो 70 का हमारा मेरे भाई दोनों सही हैं और दूसरा आर जो है ये स्पष्टीकरण भी कर रहा है ए का। तो आगे देखें हम लोग 71 में। 71 में क्या कह रहा है कि मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की गई थी। तो वैश्विक गांव का संकल्पना की गई थी जो आधारित है, तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, वैश्विक गांव का मतलब जैसे हम लोग गांव में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कुछ होता है तो हम उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ होता है वो उनके यहाँ, इसी हिसाब से पूरे विश्व को एक गाँव समझा गया है। कब गाँव समझा जाएगा? जब हमारा परिवहन और संचार बेहतर विकास होगा, कि हम जब चाहे भन्न से वहाँ पहुँच जाएँ, जब चाहे हमसे बात कर लें पड़ोसी की तरह। तो यही है कि परिवहन एवं संचार का विकास करके, ऑप्शन बी। आगे देखें हम लोग 72 में। साथियों आप सबको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता हो हमारा वीडियो तो साथियों हमारी थोड़ी सी कृपा करना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कुछ शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था तभी की जाती है कि जब आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो, जैसे कोरोना में, तो उस समय इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं हम लोग 73 में क्या है? निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंग सतह पर उभारने के लिए किया जाए? मेरे भाई फ्लोरोसेंट पाउडर, इसका उपयोग अंगुलियों के निशानों को जो है कैच करने के लिए, उभारने के लिए किया जाता है। 74 में हम लोग देखते हैं, देखें क्या है 74 में मेरे भाई, ये मैचिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या है? एक तरफ दिया है ये समय कुछ मतलब ये दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया गया उसकी सूची, एक तरफ इसके जो है ये स्थान या उससे संबंधित दिए हैं। तो पहला ये जो है करा है क्लोरोमाइसेटिन, ये क्लोरोमाइसेटिन एक तरफ दिया है, यहाँ क्रिस्टल वायलेट और कलायन खंज, और यहाँ पर दिया है न्यूमोकोनियोसिस, ये दिया है। तो इससे हमें मिलाना है, इसमें मिलाना है और मिलाकर हमें एक दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर को चुनना है। देखिए यहाँ पर क्लोरोमाइसेटिन जो है ये टाइफाइड नासी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये टाइफाइड नाइट से, ये है यहाँ पर। और क्रिस्टल वायलेट जो है मेरे भाई ये प्रतिरोधी से संबंधित है, इससे है। और ये कलायक खंज ये संबंधित है एक तरह से ये दाल से, खेसारी दाल आप लोग सुने होंगे, खेसरी या खेसारी दाल, ये इससे संबंधित है। और हमारा बच गया ये न्यूमोकोनियोसिस, ये कोयला खान से। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बन रहा है, हम लोग देखें A2 पर, D1 पर, तो वो हमारा कौन सा होगा आंसर? तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन अगर हम लोग मिलाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी फिट बैठ रहा है, सी। आगे चले हम लोग देखें 75 में, मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है। मेटॉक्स परीक्षण मेरे भाई ये टीबी यानी क्षय रोग से संबंधित, ऑप्शन ए। ये देखें क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? मेरे भाई हमें पता है हमारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है जुड़ा रहता है और ऑक्सीजन से कई गुना तेज कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है, जो हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यही है, वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 77 में देखें, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय मेरे भाई कहाँ ये अवस्थित है? मुंबई में, जादूगुड़ा, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो दिए हुए ऑप्शन में ये कहाँ पर है? तो जादूगुड़ा में। ये जादूगुड़ा कहाँ है मेरे भाई? अभी मैं ये बताया था, ये झारखंड में है, झारखंड में। आगे चले हम लोग 78 में देखते हैं क्या है। भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये हमें बताना है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था मेरे भाई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन का मतलब है कि सबको भूखा मतलब नहीं सोने देना, खाद्यान्न उपलब्ध कराना। काम का मतलब है सभी को रोजगार देना। उत्पादन का मतलब है कि आत्मनिर्भरता से संबंधित था। तो इसका जो है ये ऑप्शन सी संबंधित है। 78 देखिए, 78 मस्त सवाल है। एंजाइम क्या होते हैं? सभी पता है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन लिखा है, एंजाइम जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है।
आगे देखें 79, 80 में हम लोग पहुँच गए हैं। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। तो कौन सा ऐसा जो हार्मोन है बीज रहित फलों का उत्पादन करता है, ये जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिन्स जो होता है यह बीज रहित फलों का उत्पादन करने में योगदान से देता है, और जिबेरेलिक एसिड इसमें रहता है। आगे देखते हैं हम लोग 81 में, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फसल एक तरफ दिया है, एक तरफ उसकी प्रजाति दी है। आंवला कंचन से संबंधित है, सरसों जो है वरुणा से संबंधित है, मटर सपना संबंधित, भिंडी सूर्या दिया है। मेरे भाई नहीं, ये सूर्या जो है ना ये आम से संबंधित है, ये गलत दिया है, ये भिंडी वाला ऑप्शन डी गलत है। 81, 82 में देखें हम लोग, 82 में क्या है, कथनों पर विचार करना है और इनमें से सही को चुनना है। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र कहलाता है। यस सही है, क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपलब्ध होता है, संपन्न होता है। 82 हमारा का, तो यस दोनों कथन सही है हमारे। यहाँ ये जो है सॉरी यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा है श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं से उत्पन्न होती है करने वाला ये जो पद है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है। मेरे भाई ये तो गलत लिखा है, सॉरी ये सही है। हाँ ये मतलब सही पूछा है ना, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया, मैं सोचा गलत, तो ये ऑप्शन सी सही है, दोनों कथन सत्य हैं हमारे। तो ये हो गया, दोनों सही है, ये वाला ये वाला। तो ये देखना पड़ता है, साथियों पूछ रहा है सही है कि सही नहीं है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग ये गलती न करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा है मेरे भाई, कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी का संबंध दर्शाता है। सहजीवी का संबंध इसमें से कौन दर्शाता है, ये है कवक मूल, ऑप्शन बी। 84 में देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखें हम लोग कथन से संबंधित सवाल है, और ऐसे ही सवाल ज़्यादातर प्रश्न में पूछे जाते हैं आजकल, कथन वाला ये इसका स्कोप बढ़ रहा है। कह रहा है कि पहला जो पूछ रहा है, मैं सत्य कथन को बताना है, पहले क्लियर कर लें क्या बताना है, सत्य बताना है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, 84 वहाँ का। तो मेरे भाई यस, समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यस सही। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में रेटिना पर बनता है, यस। तो इसका मतलब सभी के सभी कथन सत्य हैं हमारे। 84, 85 हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 85 वाले में एक तरफ दिया है हमें, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ पदार्थ दिया है, पदार्थ का क्या उपयोग किया जाता है वो दिया है, तो वही हमको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है 85 में। तो मेरे भाई ये बेनाड्रिल दिया है प्रति हिस्टेमिन, और ये जो है मान लीजिए हमें ये नहीं आता है। अब हम लोग आगे देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, टेक्साल कैंसर रोधी दवा। तो ये जो दिया है नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज मेरे भाई हमें इसके बारे में आता है, यह एक की पॉइंट हो गया यहाँ, ये हमें आता है संश्लेषित रबड़ नहीं होता है, यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है, यह विस्फोटक होता है। तो ये ऑप्शन डी गलत है। इस हिसाब से अगर आपको नहीं आता रहेगा तो आप लोग उसमें से, क्योंकि हर एक कठिन प्रश्न में एक सरल की पॉइंट छुपा होता है, उसे पकड़ लेंगे तो वो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 86 में क्या कर रहा है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन है। देखिए स्कंदन का मतलब होता है कि जमना, हमारे जो चोट लगती है कुछ देर बाद ब्लड रुक जाता है तो वहाँ पर स्कंदन होता है, और किसी को ब्लड चोट लग जाने के बाद, हाथ में कट पीट जाने के बाद ब्लड नहीं रुकता, बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तो उसमें हिपैरिन की कमी होती है। तो प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन होता है, हिपैरिन, तो उसमें हिपैरिन पाया जाता है इसीलिए। आगे देखते हैं हम लोग 87 में, देखें क्या कह रहा है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। तो मेरे भाई जो नीला और लाल कलर के लाइट होते हैं वो प्रकाश जो है पौधे, उनका अवशोषण बहुत तीव्र गति से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। आगे देखा जाए, ये क्या कह रहा है, स्यूडोमोनास सोलेसेनियरम नामक जीवाणु निम्नलिखित में से किस रोग के कारक हैं। यह एक बैक्टीरिया का नाम दिया है, और बैक्टीरिया जो है ये किस रोग के कारक बनते हैं इसको हमें बताना है। तो मेरे भाई विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग क्या होता है मेरे भाई, जो आलू होती है आपकी वो एकदम श्रिंकिंग हो जाती है, वो एकदम जैसे सिसिल पड़ जाती है, जिसे होता है ना चिमुरचा, जिसे वो मुरझा टाइप की जाती है, तो ये होता है आलू का रोग ही। देखें यहाँ पर देखिए नदियों से संबंधित प्रश्न है, भूगोल का महत्वपूर्ण सवाल है ये।
कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम है। तो पश्चिम से हमें पूरब आना है ऐसे करके, तो यहाँ इधर से हमें इधर जाना है। तो देखिए यहाँ पर गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, 89 का ये हमारा सवाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गंगा यहाँ आती है, जैसे गंगा है तो इसके इधर गोमती है और फिर इसके इधर गंडक, फिर इसके इधर घाघरा, इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी। 90 में देखते हैं क्या है। इटावा का गौरीपुर जो क्षेत्र है वो किस घराना के लिए प्रसिद्ध है? तो सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। 90 देख लिए। 91 हम लोग देखते हैं। देखिए ये आ गया आपको जनगणना से संबंधित। जनगणना संबंधित क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद सबसे पहले स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान किसका है? वाराणसी का है। जनघनत्व मतलब मेरे भाई एक एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसकी जनघनत्व उतना ज़्यादा होगा। तो गाजियापुर नंबर 1, वाराणसी 2 पर है। 92 देखते हैं।